नमस्कार मित्रों। आज मैं आप सभी को शिक्षा की परिभाषा के बारे में बताऊंगा कि शिक्षा क्या होती है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिना शिक्षा के कोई भी प्राणी सही प्रकार से अपने कार्यों को नहीं कर सकता है। अर्थात अगर हमें समाज में रहना है तो शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। अगर हम बात करें प्राचीन समय की तो प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु अर्थात आ प्रत्यय लगाने से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात किसी ज्ञान को जानना ही शिक्षा होता है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो शिक्षा का एक रूप होता है ज्ञान, अर्थात जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो भी एक प्रकार की शिक्षा है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्षा धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात जब कोई प्राणी या जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है, किसी चीज को जानने की इच्छा व्यक्त करता है, तो उसे हम आम भाषा में शिक्षा कहते हैं। बिना शिक्षा के कोई भी मनुष्य मूर्ख के समान है, अर्थात कहा जाए तो जानवर के समान होता है। इसलिए शिक्षा हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर उसे किसी चीज का ज्ञान होगा तभी वो किसी कार्य को कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा का सीधा सा अर्थ ज्ञान से है, अर्थात ज्ञान प्राप्ति को ही हम शिक्षा कहते हैं। दूसरे अगर शब्दों में अगर हम चर्चा करें तो शिक्षा की परिभाषा देते हुए सुकरात ने कहा है, सुकरात कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है, जो कि व्यक्तियों के मस्तिष्क में अपने आप निहित हो जाते हैं। अर्थात सुकरात ने कहा है कि शिक्षा क्या है, एक प्रकार का ऐसा विचार है जो कि हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में ऐसे विचारों को लाता है जिनको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम जॉन लॉक की बात करें, जॉन लॉक ने भी शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा है कि पौधे कृषि द्वारा विकसित होते हैं और मनुष्य शिक्षा से विकसित होता है। अर्थात बिना शिक्षा के मनुष्य क्या है, एक पशु के समान है। इसलिए व्यक्ति को शिक्षा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, या अगर कहा जाए बिना शिक्षा के व्यक्ति मूर्ख के समान होता है। इसलिए शिक्षा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अर्थात शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को जानते हैं और समझते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार हम अगले क्रम में चर्चा करें तो शिक्षा को व्यापक रूप में समझाते हुए शिक्षा का अंग्रेजी में भी व्याख्यान किया गया है। अर्थात शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशन। आपने सुना भी होगा, एक विषय लोग कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ही है शिक्षा, अर्थात इसकी भी एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा के दो शब्द से हुई है। पहला एडुकेओ और दूसरा एडिक्यो से निकला हुआ माना गया है। अर्थात अगर इसका तात्पर्य हम लें तो बाहर की ओर से लेना। ठीक है। इस प्रकार अगर हम कहें व्यापक रूप से तो व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अर्थात अगर प्राणी का एक बार जन्म हो जाता है पृथ्वी में, अगर किसी ने एक बार जन्म ले लिया है तो जन्म लेने के बाद जब तक वह मर नहीं जाता है कोई भी प्राणी, तब तक उसकी हमेशा सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अर्थात वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को प्राप्त करता रहता है, कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त करता रहता है। जैसे अगर एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद वो चलना सीखेगा, चलना सीखने के बाद फिर वो आगे बढ़ेगा, अन्य खाना सीखेगा, अन्य प्रकार का व्यवहार सीखेगा। यह सब शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो एक विवाद यह भी आता है कि शिक्षा विज्ञान और कला दोनों है। अगर हम बात करें कि क्या शिक्षा एक विज्ञान है और एक कला है, दोनों है, तो इसके विषय में अगर हम बात करें तो शिक्षा के वैज्ञानिक तथा कलात्मक
पक्षों की समीक्षा करने से यह पता चलता है कि शिक्षा को ना तो हम शुद्ध ज्ञान ही कह सकते हैं और ना ही शुद्ध कला कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान की अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अगर इस पद्धति के क्रम में देखें तो शिक्षा भी एक प्रकार का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान ही होता है। और अगर कला की दृष्टि से देखें तो शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति का निर्माण करती है। जिस प्रकार कला के माध्यम से हम किसी चीज का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार शिक्षा के माध्यम से हम अच्छे लोगों का निर्माण करते हैं, अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, अच्छे संस्कारों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा ना तो पूरी तरीके से विज्ञान है और ना ही पूरी तरीके से कला है, मतलब दोनों का मिश्रण है और दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है विद्यार्थी के जीवन में। अब इसी क्रम में अगर हम आगे चर्चा करें कि शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रकरण की, कि शिक्षा का औपचारिक क्रम क्या होता है और अनौपचारिक क्रम क्या होता है। तो शिक्षा के औपचारिक क्रम की अगर हम बात करें कि शिक्षा का औपचारिक क्रम क्या है और अनौपचारिक क्रम क्या है, तो शिक्षा अभिकरण सदैव किसी न किसी निश्चित स्थान पर होती है। अर्थात शिक्षा की औपचारिक बात करें तो औपचारिक रूप से शिक्षा कभी न कभी किसी न किसी एक जगह पे हमेशा निश्चित स्थान पर ही होती है। बल्कि अगर अनौपचारिक की बात करें तो शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण का स्थान कोई निश्चित नहीं होता, कहीं पर भी हो सकती है शिक्षा। अरे आप कहीं पर भी बैठे हैं, आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार की अनौपचारिक विधि होती है शिक्षा की। ठीक इसी प्रकार अगर हम कहें तो शिक्षा के औपचारिक अभिकरण की व्यवस्था जानबूझकर की जाती है, अर्थात उसको सोचे समझे तरीके से किया जाता है। बल्कि अनौपचारिक साधन की स्थापना जानबूझकर नहीं होती है, वह अकस्मात हो जाती है। मान लीजिए आप किसी स्थान पर बैठे हैं, अचानक आपने कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो क्या होगा, अनौपचारिक रूप हुआ। औपचारिक क्या होता है, जो कि सभी के लिए क्या है, जरूरी है। वह शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा के रूप में जानी जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें कि शिक्षा में किसका किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण स्थान बताए गए हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। अर्थात शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो शिक्षा प्रदान करता है, शिक्षार्थी वह व्यक्ति होता है जो गुरु के द्वारा बताए गए सिद्धांत को क्या करता है, ग्रहण करता है, और पाठ्यक्रम वह चीज होती है जो कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में जुड़ी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा 3 प्रकार से अति आवश्यक होती है। अब इसी प्रकार अगर हम चर्चा करें शिक्षा की राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता के संबंध में, कि शिक्षा राष्ट्रीय एकता को किस प्रकार से बनाती है एवं भावात्मक एकता को किस प्रकार से बनाती है, इसके संबंध की अगर हम व्याख्या करें तो राष्ट्रीय एकता अर्थात शिक्षा का राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण निर्माण होता है। राष्ट्र के अस्तित्व के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। अर्थात अगर हम किसी भी देश में निवास करते हैं तो उस देश में अगर सभी नागरिक एक ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनके बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का प्रेम व्यवहार बना रहेगा। तो राष्ट्र की एकता के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रत्येक राष्ट्र अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहता है और हमारा राष्ट्र भारत भी इस मामले में आगे है, जो कि शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। जब बच्चा पाठशाला में जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसे शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि अगर एकता होगी देश में तो किस प्रकार से देश को चलाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार राष्ट्र के शासन तंत्र में आस्था उत्पन्न करने के लिए भी शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अर्थात राष्ट्र के शासन तंत्र में नागरिकों की आस्था होना राष्ट्र का दूसरा मूल तत्व है। अर्थात हमें क्या करना है कि लोगों में बालकों में या शिक्षकों में अन्य में क्या कहते हैं, राष्ट्र के शासन तंत्र के प्रति क्या करना है, हमें आस्था उत्पन्न करनी है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बना सकते हैं। अगर हम भावात्मक एकता की बात करें तो जब राष्ट्र के सभी लोग एक साथ आपस में मिलेंगे, ठीक है, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार होगा तो वो एक दूसरे के भावों को समझेंगे, और जब वो एक दूसरों के भावों को समझेंगे तो वो सही प्रकार से क्या कर सकते हैं,
जो है एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा का राष्ट्र की एकता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र होता है जो कि बाल्यकाल से बच्चे को पाठशाला में यह सिखाता है कि राष्ट्र में किस प्रकार से प्रेम रखना चाहिए, हमारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। यह सब हमें शिक्षा के माध्यम से ही पता चलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें राष्ट्रीय एकता क्या होती है, अर्थात राष्ट्रीय एकता की परिभाषा ध्यान दें तो जैसा कि राष्ट्रीय एकता नाम से ही स्पष्ट होता है, राष्ट्रीय एकता अर्थात राष्ट्र की एकता को ही हम राष्ट्रीय एकता के नाम से जानते हैं। मतलब राष्ट्र की एकता, राष्ट्र धन एकता, अर्थात किसी भी देश के नागरिकों में, अगर हम इसकी परिभाषा ध्यान दें तो किसी भी देश के नागरिकों के बीच में जो भी एकता पाई जाती है उसे हम राष्ट्रीय एकता के नाम से जानते हैं। और किसी भी देश, राष्ट्रीय एकता किसी भी देश की संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि बिना राष्ट्रीय एकता की संस्कृति, भाषा आदि में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। किसी भी राष्ट्र की एकता को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस राष्ट्र के नागरिकों के प्रति प्रेम भाव लाना चाहिए, जो कि शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। जब हम एक दूसरे के भावों को समझेंगे, एक दूसरे धर्म जाति के लोगों को समझेंगे, तभी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता हो सकती है। जिस देश में एकता होती है उसे तोड़ना आसान नहीं होता है, अर्थात उस पर आक्रमण करना संभव नहीं होता है। अगर उदाहरण के रूप में हम देखें, अगर लकड़ियों के बंडल में से एक लकड़ी निकाल ली जाए तो उसे तोड़ना बहुत आसान होता है, परंतु अगर ढेर सारी लकड़ियों को एक साथ तोड़ने के लिए कहा जाए तो वो संभव नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय एकता किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि उसी से उस राष्ट्र की रक्षा भी होती है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ किसी राष्ट्र से सभी व्यक्तियों में हम की भावना का होना है। जब किसी राष्ट्र के सभी व्यक्ति क्षेत्र, जाति, संस्कृति और धर्म आदि की भिन्नता होते हुए भी राष्ट्र के नाम पर एक हो जाएं, अर्थात जब कभी किसी राष्ट्र की उसको आवश्यकता पड़े, राष्ट्र आह्वान करे कि देश के लिए तत्पर हो जाओ, तो उस व्यक्ति को उसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यही राष्ट्रीय एकता है। प्रारंभ में अगर हम अपने भारत की चर्चा करें तो प्रारंभ में भारत में राष्ट्रीय एकता नहीं थी। भारत में जितने भी राजा थे वो आपस में ही धर्म, जाति एवं अपने लालच के लिए लड़ते रहते थे, जिसका सबसे पहले मुगलों ने फायदा उठाया। फिर इसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई और भारत पर क्या किया, अपना कई वर्षों तक राज्य किया। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता न होने के कारण भारत भी कई वर्षों तक दूसरों का गुलाम रहा है, परंतु हमें वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकता को बना करके चलना है ताकि हमारा देश सही प्रकार से कार्य कर सके। ठीक इसी प्रकार अगर हम चर्चा करें राष्ट्रीय एकता को बनाने में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, अर्थात राष्ट्रीय एकता किस प्रकार से शिक्षा को बना सकती है। ठीक है, मतलब कोई भी राष्ट्र को एकीकरण करने के लिए, एकीकरण करने के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र होता है जो किसी भी छोटे बालक को, क्योंकि जब पाठशाला में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर हर एक धर्म के लोग होते हैं, हर एक धर्म के बच्चे होते हैं, हर एक जाति के बच्चे होते हैं और सभी पढ़ते हैं। जब उनको प्रारंभ से ही देश के प्रति जागरूक किया जाएगा, उन्हें ये बताया जाएगा कि भले ही हम अलग अलग धर्म के हैं, परंतु हमारा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रीय धर्म है, अर्थात हमें अपने देश के लिए सबसे पहले हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से उस बच्चे में प्रारंभ से ही राष्ट्र के प्रति नींव पड़ने लग जाती है। अपने देश की भाषा, मातृभाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, झंडा एवं अन्य के प्रति, संविधान के प्रति आस्था आने लगती है। और जब कभी किसी देश के लिए बलि होने के लिए, अर्थात बलिदान होने के लिए बारी आती है तो वह बालक पहले से ही तत्पर हो जाता है। राष्ट्रीय एकता का आधार राष्ट्रीय चेतना है, अर्थात राष्ट्र के प्रति चेतित हो जाना है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता को बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही समय समय पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें भाषा, ज्ञान, संस्कृति आदि के बारे में बताया जा सकता है।
शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जो किसी राष्ट्र के नागरिकों में परिवर्तन लाता है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में अगर हम शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी राष्ट्रीय एकता के विषय को डालें, तो जब बालकों को राष्ट्रीय एकता के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता बनती है, या किस प्रकार से लोग जो राष्ट्रीय एकता का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अर्थात फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं, इन सभी के बारे में अगर हम लोगों को बताएंगे तो क्या होगा, वो जन्म से ही इसके बारे में धीरे धीरे पाठशाला से ही सीख कर आ जाएंगे। शिक्षण पद्धति में भी हमें परिवर्तन करना चाहिए। हमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए, जिससे हर प्रकार के भेदभावों को समाप्त किया जा सके, अर्थात हम क्या कर सकें, राष्ट्रीय एकता ला सकें। तो सबसे पहले राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, देश के सभी नागरिकों में एकता की भावना जागृत करें। दूसरी बात, हमें उनके बीच जाति, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात, हमें शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना चाहिए। चौथी बात, हमें उन्हें राष्ट्रीय एकता के महत्व के बारे में बताना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता का क्या महत्व है और इससे क्या फायदा हो सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम आगे चर्चा करें शिक्षा के रूप में, तो शिक्षा के उद्देश्य में चरित्र निर्माण का क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है, अर्थात चरित्र का निर्माण क्यों जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में। चरित्र होता क्या है, सबसे पहले अगर हम चरित्र की परिभाषा जान लें, तो चरित्र वह होता है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है। अर्थात चरित्र से हमें यह पता चलता है कि वह एक अच्छा व्यक्ति है या खराब व्यक्ति है। चरित्र की महत्ता के बारे में अगर हम बात करें, तो मनुष्य को चरित्र के द्वारा ही पता चलता है। मनुष्य उन सिद्धांतों के अनुसार काम करना सीखना चाहता है जिनसे उनमें सर्वोत्तम व्यक्ति हो, अर्थात हर एक व्यक्ति अपना अच्छा चरित्र बनाना चाहता है। चरित्र की अगर परिभाषा दें, तो चरित्र एक प्रकार का किसी व्यक्ति का आइडेंटिटी कार्ड होता है, अर्थात जिससे यह पता चलता है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका रीति रिवाज कैसा है, बोल चाल कैसा है। यह सब हमें चरित्र के माध्यम से ही पता चलता है। जिस प्रकार से आइडेंटिटी कार्ड के माध्यम से यह पता चलता है कि वह व्यक्ति देखने में ऐसा है या उसके बारे में वह कौन है, इसी प्रकार चरित्र से उस व्यक्ति के सभी गुण उजागर हो जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चरित्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, शिक्षा ही क्या करती है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। अगर हम एक अच्छी पाठशाला में पढ़ते हैं, एक अच्छे समाज में रहते हैं, अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, तो हमें शिक्षा के माध्यम से यह पता चलता है कि किस प्रकार अच्छे गुण विकसित हो सकते हैं, क्या अच्छा चरित्र है, किस प्रकार हमें सच बोलना चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए। यह सब हमें शिक्षा के माध्यम से ही पता चलते हैं और यही सभी गुण आगे चलकर एक अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं। इसके लिए हमें पाठ्यक्रम में सदाचार को लाना चाहिए, अर्थात अच्छे चरित्र के लिए हमें सदाचार का पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए। बच्चों को अच्छा चरित्र बनाने के लिए उन्हें हमेशा सच बोलना सिखाना चाहिए, लालच करना नहीं सिखाना चाहिए, अर्थात कि लालच ना करें, ईमानदार हो जाएं। ये सभी बातें हमें समय समय पर उनको सिखानी चाहिए। हमें उन्हें देश के ऐसे महान पुरुषों के बारे में बताना चाहिए कि किस प्रकार उन महान पुरुषों ने हमारे देश को आगे बढ़ाया। फिर इसके साथ शिक्षा का आदर्श चरित्र बनाने के लिए हमें आदर्श व्यक्तियों के चरित्र का भी उदाहरण देना चाहिए। इस प्रकार अगर हम बात करें, तो चरित्र क्या है, किसी भी शिक्षार्थी के लिए एक प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड है। इससे फ़ायदे क्या होते हैं, सबसे पहला, और किस प्रकार से हम सिखा सकते हैं। सबसे पहला, हमें शिक्षा के पाठ्यक्रम में चरित्र निर्माण के बारे में डालना चाहिए, सदाचारी गुणों के बारे में बताना चाहिए, और किस प्रकार से आदर्श चरित्र का निर्माण करें यह लोगों को बताना चाहिए। इसके साथ साथ हमें चरित्र से होने वाले लाभों से भी लोगों को जानकारी देनी चाहिए।